स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है इस महासीरीज में। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा एक महासीरीज चलाई जा रही है और महासीरीज की इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम ले रहे हैं दोस्तों ज्योग्राफी एनसीईआरटी सेवेंथ क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में हम 6 जो चैप्टर हैं वो कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर है 7 चैप्टर का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां और परिवहन एवं संचार। कहने का मतलब है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों पढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये बॉक्स में चीज़ें दे रखी होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेंस में आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से काम आते हैं। जैसे आप देखो, इसमें देखो, आप इस बॉक्स में दे रखा है दोस्तों कि वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। तो सीधी सी बात है, आपसे यदि कोई पूछ ले कि बसाव स्थान किसे कहते हैं, तो वह जहां पर भवन और बस्तियां विकसित हो, मतलब जहां लोग रहते हो स्थायी रूप से। तो कहने का मतलब है कि जहां लोग रहते हो वह स्थान जहां भवन और बस्तियां विकसित हो। लोग रहेंगे तो भवन और बस्ती तो बनेगी, सीधी सी बात है। तो उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव के स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी होती है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या बात है कि आदर्श बसाव, अच्छा, जहां पर अच्छी तरह से लोग बस सकते हैं उसे बोलते हैं आदर्श बसाव। इसके लिए प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए अच्छी। एक होनी चाहिए जलवायु, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। देखो, अनुकूल जलवायु होगी तो वहाँ पे लोगों का बसाव ज़्यादा होगा। क्योंकि अनुकूल जलवायु, जैसे मान लो जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो वहाँ पर भी लोग कम रहेंगे, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पर भी लोग कम रहते हैं। लेकिन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है, ऐसे स्थान पर लोग ज़्यादा रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। दूसरी बात, जल की उपलब्धता, मतलब जल, पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो लोग कैसे रहेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। इसके अलावा उपयुक्त भूमि, अब मान लो पठारी भाग आ गया, पहाड़ी भाग आ गया, जैसे लद्दाख में देख लो आप, और एक यहाँ यूपी में देख लो। तो यूपी में लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि समतल भूमि है यहाँ पे, जबकि वहाँ लद्दाख, वहाँ पर कम रहते हैं, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है क्योंकि वहाँ पहाड़ी एरिया है। तो ये भी मैटर करता है कि उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आप, यूपी में देखो या राजस्थान देखो, यहाँ पे समतल जमीन है और यूपी में समतल जमीन है। तो यहाँ पे क्या, लोग ज़्यादा बसाव करते हैं। जबकि वहाँ लद्दाख में देखो आप, वहाँ पहाड़ी एरिया है तो लोगों की जो बसाव वो कम है। उसी प्रकार उपजाऊ भूमि बहुत मैटर करती है। एग्जाम्पल के रूप में गंगा यमुना, जो भी क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र देख लो आप, वहाँ पर लोग ज़्यादा बस रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र वाला देख लो आप, वहाँ पर लोग ज़्यादा बस रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है कि नदियों द्वारा, जो नदियाँ होती हैं, नदियों द्वारा जलोढ़, जो मिट्टी होती है वो लाई जाती है। और ये जलोढ़ मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि इसमें कृषि या उससे संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो अच्छी तरह से हो सकती हैं। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा दोस्तों कि बसाव स्थान क्या होता है और उसको अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो ये देख लो आप, आपसे यदि कोई पूछे बसाव जो भी है इसमें दे रखा है बसाव स्थान, वो क्या होता है कि वह स्थान जहां पर भवन और बस्तियां विकसित होती हैं। अब इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, अगर हम बात करते हैं कि आदर्श बसाव के स्थान के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें देखो दोस्तों, अनुकूल जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ही था अभी, ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा, वहाँ पर लोग कम बसाव करेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि मीडियम हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा वो करेंगे। इसके अलावा जल की उपलब्धता, पानी जरूरी है इसलिए। और उपयुक्त भूमि समतल होनी चाहिए, मैदानी भाग होना चाहिए। अब मान लो पठारी और पहाड़ी क्षेत्र आ गए तो वहाँ पर लोग कम बसाव करेंगे, वहाँ पर बस्तियाँ कम होंगी। कहने का मतलब वहाँ पर दूर दूर घर होंगे, जैसे इसमें दे रखा है, देख लो ये।
ये पहाड़ी एरिया या ऐसा ही करके, तो ये चीज़ है। इसके अलावा उपजाऊ मिट्टी, अगर उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी तो वहाँ कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं वो नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पर भी लोग कम बसाव करेंगे। तो यही चीज़ें मैंने इस बॉक्स में आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रखी है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको ऐसे दे रखा है नॉर्मल, यहाँ आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं हम बस्तियाँ। बस्तियाँ क्या होती हैं? बस्तियाँ वे स्थान है जहाँ पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं। अभी एक बात बता दी, बस्तियाँ क्या होती है, आपसे कोई को पूछ ले तो बस्तियाँ वे स्थान होते हैं जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं, जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं, ये बात सही है। अब बात करते हैं कि प्रारंभिक मनुष्य क्या करता था, वृक्षों और गुफाओं में निवास करता था, वृक्षों पर और गुफाओं में निवास करता था। अब प्राचीन काल की बात बता रहे हैं हम। जब उन्हें फसल उगाना आरंभ किया, फिर धीरे धीरे विकास होने लग गया, फसल उगाना स्टार्ट कर दिया, फिर एक स्थान पर घर बनाना आवश्यक हो गया। कहने का मतलब है प्राचीन प्राचीन काल में क्या होता था कि बस्तियां नहीं होती थी। कहने का मतलब है बस्तियां नहीं होती थी, और लोग क्या है कि वृक्ष हो गए और गुफा होगी, इनमें निवास करते थे। फिर क्या, फसल का उगना आरंभ हुआ, कृषि का बढ़ना आरंभ हुआ, कृषि उत्पादन स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तो लोग एक स्थान पर घर बनाना आवश्यक समझा, क्योंकि कृषि के लिए उसका शेष काल जो होता है, जैसे कृषि की मतलब उगना, उसके बाद क्या बोलते हैं उसका बढ़ना, उसके बाद कटाई, तो इसके लिए क्या है, एक लंबा समय चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, फिर स्थायी जीवन स्टार्ट कर दिया और घरों को बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको स्थायी रहना था, ये बात आ गई। फिर बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। अब देखो, आपने जितनी भी नदी घाटियां देखी हैं, जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता ही मान लो, सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के किनार थी। ऐसे मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लो आप, वो भी क्या है, दजला और फरात जो नदियां थी उनके वहां पर थी। तो कहने का मतलब है जितनी भी प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो नदी घाटियों के वहां उत्पन्न हुई है। तो यही बताया इसमें। रीजन क्या था इसका, कि जल की उपलब्धता होती है एक तो यहाँ पे, भूमि उपजाऊ होती है, और हमने अभी बात की थी दोस्तों कि आदर्श बसाव की जो चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी बेहतर होनी चाहिए, तो वही चीज यहाँ पर दे रखी है कि इन बस्तियों के लिए क्या है, नदी घाटियों के वहां पहली बात तो जल की उपलब्धता अच्छी थी। इसके अलावा वहां पर जलवायु क्या थी, सॉरी जमीन क्या थी, भूमि क्या थी, उपजाऊ थी। अभी एक आप बात बताइए आपको मैंने, क्यों थी भूमि उपजाऊ, क्योंकि नदियों द्वारा जलोढ़ में दर्शाई जाती थी, तो उससे भूमि उपजाऊ थी। इसके अलावा नदियों के द्वारा क्या, व्यापार भी अच्छा होता था। मतलब क्या है, व्यापार वाणिज्य विनिर्माण के विकास के साथ मानव बस्तियां बड़ी होती गई। अरे नदियों के साथ सीधी सी बात है, नावों के द्वारा, जहाजों के, मतलब जितने भी अपने उस टाइम का क्षेत्रीय व्यापार होता था वो नदियों के द्वारा होता था। तो ये बता दिया, स्थल मार्ग से होता था, ऐसे बता दिया। फिर ये पूरा चीज बता दिया आपको, ये नॉर्मल कि ऐसे नदियों के नाम बता दिए, जैसे सिंधु, टिग्रिस, नील, वांगी, ये नदियां विकसित हुई, सभ्यताएं जो विकसित हुई उनके बारे में बता दिया। तो अभी तक दोस्तों हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है कि बसाव स्थान क्या होता है, उसके लिए आदर्श वो स्थिति क्या होती है, इसके अलावा बस्तियां क्या होती है, और बस्तियों को प्राचीन काल से विकास कैसे हुआ, ये पूरी प्रोसेस पढ़ी है हमने। तो ये नॉर्मल चीज बता दी आपको बस्तियों के बारे में, बसाव स्थान के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों, जो बस्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वो अस्थायी होती है। मतलब कहने का मतलब है, कुछ समय का मतलब है कि 2-3 महीना, 4 महीना। वो क्या होती है कि वो होती हैं अस्थायी बस्तियां। जैसे घने जंगलों, गर्म और ठंडा रेगिस्तानों में क्या होता है, पर्वतों के निवास अक्सर अस्थायी बस्तियों में करते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान ले घने जंगल है, इसके अलावा गर्म और ठंडे रेगिस्तान है, तो वहां पे क्या है, अस्थायी बस्तियां होती है। और रीजन क्या है उस पर, क्योंकि वहां के लोग जो दोस्तों, वो आखेट पर, संग्रह पर, स्थानांतरीय कृषि पर, जिसे हम कहते हैं झूमिंग कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे मान लो आज यहाँ है, यहाँ पर वो लोग हैं, कोई भी लोग हैं, वो क्या जंगलों की कटाई करेंगे थोड़ा सा, और उनको काट के, उनको जला के, उनकी राख से क्या है उपजाऊ भूमि उत्पन्न करेंगे, फिर वहां फसल कर देंगे। आगे फिर 2-3 महीने बाद जो ये फसल कट जाएगी उसके बाद अगली जगह चल जाएंगे। तो उनका क्या है, फिक्स स्थान नहीं होता, फिक्स जगह नहीं होती, तो क्या अस्थायी जीवन जीते हैं। तो वही बात कर रहे हैं, तो अस्थायी घर बना लेते हैं, फिर क्या, अस्थायी घर बना लेते हैं, उसके कारण क्या है कि अस्थायी बस्तियां होती हैं, वो अस्थायी बस्तियां नहीं हो सकती। रीजन बता दिया, क्योंकि लोग आखेट करते हैं, संग्रह करते हैं और स्थायी
स्थानांतरित कृषि करते हैं। इसके अलावा ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब है एक ऋतु से दूसरी ऋतु में क्या चले जा, दूर अलग स्थान पर चले जाना। आगे इसमें दे रखा है आगे ऋतु प्रवास के बारे में। इसके अलावा क्या दे रखा है, यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज भी स्थायी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये स्थायी नहीं है, स्थायी आज भी हैं। बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो कहने का मतलब हमने क्या चीज़ सीखी अभी, कहने का मतलब हमने बस्तियों के बारे में पढ़ा इस पैराग्राफ में कि जो बस्तियां होती है दोस्तों वो दो तरह की होती है। एक तो होती है स्थायी और दूसरी होती है दोस्तों अस्थायी। क्या पढ़ी हमने, एक तो होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी। अब आगे हम स्थायी को पढ़ेंगे दोस्तों, यह आगे दे रखा है, आपको पहले बताता हूं। एक होती है ग्रामीण व शहरी, दूसरी होती है शहरी। अब ग्रामीण में क्या होता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, और शहरों में क्या होता है। तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है, ग्रामीण में क्या होता है, कृषि, मत्स्य पालन, ठीक है, उसके बाद वानिकी, ठीक है, वानिकी के बाद दस्तकारी जो, और इसके अलावा पशुपालन, ये होता है। अब क्या है, इसके शहरों में क्या होती है, शहरों में सघन बस्तियां होती हैं। रीजन क्या होता है, वहां पर उद्योग धंधे होते हैं, औद्योगिक क्रियाएं होती हैं, व्यापार होता है, सेवाएं होती हैं, और कार्य क्षेत्र जिसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज होती है। अब अस्थायी में क्या होती है दोस्तों, अस्थायी में होता है घने जंगल, जो अभी बताया आपको, मरुस्थल होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। अब रीजन क्या होता है वो बता दिया, आखेटक वगैरह जो भी है ये मैंने आपको बता भी दिया, आखेटक, संग्राहक और कैसी, ये संबंध बता दिया आपको। तो ये चीज है स्थायी बस्तियां, अस्थायी बस्तियां। स्थायी बस्तियां ग्रामीण और शहरी, शहर और ग्रामीण में कौन कौन सी क्रियाएं ये बता दी। इसके बाद शहरों में सघन कृषि, सघन बस्तियां क्यों होती हैं, तो उद्योग व्यापार की घटनाएं होती है वहां पे, मतलब सेवाएं होती है, कार्य क्षेत्र होता है। अब बताया फिर अस्थायी बस्तियां घने जंगल की वजह से होती है, मरुस्थल की वजह से होती है, पर्वत की वजह से होती है। तो ये चीज आपको बता दी। तो यही चीज है इसमें पूरे पैराग्राफ में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि ये बॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ऋतु प्रवास की। तो ऋतु प्रवास की एक शब्दवाल आ गई, कहने का मतलब टर्मोलॉजी आ गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में पूछे गए हैं बाकायदा। तो इन बॉक्सों को आप छोड़े नहीं, क्योंकि ये बॉक्स जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां बताते हैं। अब देखो ऋतु प्रवास होता क्या है कि लोगों के मौसमी आगमन का ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे मान लो बरसात की मौसम यहाँ है तो लोग यहाँ पर रहे, अब जैसे सर्दियां आने स्टार्ट हुई लोग यहाँ से दूसरे स्थान पर चल जाते हैं। तो ये क्या, ऋतु के अनुसार प्रवास करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। अब इनमें एग्जाम्पल भी दे दिया आपको कि पशुपालन की जो, जैसे मान ले जो होते हैं क्या पशुपालन करते हैं, जैसे भेड़ बकरी ऐसे करके, जैसे ऊंट पालन, तो ये लोग क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते हैं ऋतु के अनुसार। तो वही चीज बताया है, क्योंकि उनके लिए जो चारागाह होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नए खोजने पड़ते हैं। तो वही चीज बताई है इसमें बस। अब ये पूरा कहानी दे रखी है, ये कहानी नहीं पढ़नी आपको, मतलब नॉर्मल देख लेनी है। अब ये संवाद दे रखा है ऊपर का, वो पूरा बता दिया। अब बात करते हैं कि दो भिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी। ये पूरी कहानी है उसके बारे में पूरी बात, ठीक है। ग्रामीण बस्तियां होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बता चुके हैं, ये पूरा जो बताया था ये वाला पूरा पोर्शन है, आपको पहले बता दिया मैंने आपको। तो यही चीज बताइए इसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो कृषि होता है, मत्स्य पालन होता है, वानिकी होता है, दस्तकारी होता है, पशुपालन संबंधित क्रियाएं होती है, ठीक है। ग्रामीण बस्तियां सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन का मतलब है दोस्तों, ये करके देख लो, सघन जहां घर नजदीक नजदीक हो, और प्रकीर्ण का मतलब है दूर दूर, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों पर होता है, ये बता दिया। सघन बस्तियों में घर पास पास बनते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोग दूर दूर स्थान पर रहते हैं। और इस प्रकार बस्तियां जो होती है प्रकीर्ण वाली पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं, यही बता दिया। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुसार घर बनाते हैं, ये भी बता दिया कि ग्रामों में क्या है, लोग अपने पर्यावरण के अनुसार घर बनाते हैं। और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। सीधी सी बात है, जब वर्षा ज्यादा होगी तो क्या ढलान वाले क्षेत्र बनाएंगे, क्योंकि
पानी का स्टोर नहीं कराना, वह पानी को ढलान से वो क्या पानी निकल जाएगा। और यदि हम उसको पानी का यूज करना चाहते हैं तो किसी मतलब ऐसे टाँक, जैसे राजस्थान में टाँके बनते हैं, उसमें क्या पानी को स्टोर कर लेते हैं जो बरसात के पानी को, और उसको बाद में यूज लेते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, वह जल संरक्षण के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की कमी होती जा रही है दिनों दिन, भूमिगत जल है वो कम होता जा रहा है। तो ये चीज़ बताइए इसमें, जिन स्थानों पर वर्षा समय का जल का भराव जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा रिटल्ट घर बनाए जाते हैं, जैसे स्टल्ट घर। स्टल्ट घर ये देख लो आप, कहने का मतलब ये है जहाँ बरसात ज़्यादा हो रही है तो वहाँ क्या करेंगे कि जल का भराव जमाव होता है, तो उसकी वजह से क्या प्लेटफॉर्म पर स्टल्ट घर बना देते हैं। और इसमें बताया आगे कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। अब पूरी चीज़ ऐसे बताई देखो आपको कि जलवायु के अनुसार जो परिवर्तन होता है तो उसमें क्या है, जो भी घर है उनकी बनावट में परिवर्तन करना पड़ता है। इसमें बता रहा है जहाँ गर्म जलवायु होती है, जैसे गर्म जलवायु है, मान ले यहाँ गर्म जलवायु है, तो वहाँ क्या करते हैं लोग, वहाँ क्या करते हैं मिट्टी की जो मोटी परत या मोटी दीवार के घर बनाते हैं। ये बताया इसमें बनाते हैं, जिनकी छतें क्या फूस की बनी होती है, स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण और आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। ये चीज़ आपको बता दिया। फिर बात करते हैं नगरों की, नगरीय बस्तियों के बारे में। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इस बारे में नगरीय बस्तियाँ देख लो, ये सघन बस्तियाँ होती हैं और कौन कौन सी घटनाएं होती है ये पहले बता चुका हूँ। ये तो आपको पैराग्राफ आपको पढ़ना है नॉर्मल। नगरीय बस्तियाँ, नगर छोटी, शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगर क्या छोटे होते हैं, शहर उनसे बड़े होते हैं। और नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। और ये आपको पहले बता चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अब तक हमने बात की थी बस्तियों के बारे में, मतलब क्या बोलते हैं प्रवास के बारे में, ऋतु प्रवास क्या होता है, बस्तियों के बारे में देख लिया, किस प्रकार के घर होते हैं ये बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों परिवहन की। तो सीधी सी बात है, परिवहन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करना, किसी चीज को जाना। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका। तो परिवहन लोगों को सामान के आगमन का साधन होता है। परिवहन लोगों का एवं साधन, इसमें बताया है जो परिवहन होता है दोस्तों वो क्या लोगों एवं सामान के आवागमन का साधन होता है। आने और जाने, व्यक्तियों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आवागमन का साधन होता है। पुराने समय में, अब देख पूरी बात बताइए इस पैराग्राफ में, पुराने समय से लेकर अब तक की बता दी। तो यहाँ आपको पढ़ लेना है नॉर्मल कि पुराने समय में अधिक दूरी यात्रा करने के लिए अधिक समय लगता था। ये तो नॉर्मल चीज है। रीजन क्या था कि परिवहन के साधन इतने विकसित नहीं थे। जैसे इसमें बताया गया है कि पैदल चलते थे लोग उस टाइम, और सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। उस टाइम क्या है, प्राचीन काल में क्या पशुओं का उपयोग करते थे, ये पशुओं का उपयोग करते थे। फिर क्या धीरे धीरे क्या पहिए का विकास हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले पशुओं का उपयोग करते थे लोग, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए से फिर गाड़ियां बनी, पहिए के द्वारा पहिए का आविष्कार हुआ, और समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि पशुओं का भी उपयोग आज भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है आज नहीं किया जाता। पशुओं का प्रयोग परिवहन में आज भी किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल देखा रखा है कि हमारे देश में सामान्यतः गधे होते हैं, खच्चर और बैल और ऊंट का प्रयोग किया जाता है परिवहन के रूप में आज भी। जैसे दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा। अब ये चीज ध्यान रखनी है आपको, मान ले पशुओं से करके कोई क्वेश्चन आ जाए, मेंस में आ जाए क्वेश्चन, यहाँ नहीं आ रहा, मान ले मेंस में आ गया कि पशुपालन या मतलब बोल सकते हैं कि परिवहन में आज भी प्रासंगिक है कुछ करके, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनडायरेक्ट रूप से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसका एग्जाम्पल देना है। जैसे बताना है कि हाँ बल्कि मतलब प्राचीन काल से परिवहन के उपयोग में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है, और फिर बता देना है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में वर्तमान से जोड़ देना है कि दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत जो है उसके क्षेत्र में लामों का प्रयोग किया जाता है आज भी। और ऐसे एग्जाम्पल और देना है कि तिब्बत के याक का प्रयोग किया जाता है। तो यही चीज बताइए, और फिर आगे बताइए कि अब पूरी चीज आगे बता दी आपको कि फिर आगे क्या क्या विकास हुआ। जैसे परिवहन के बाद फिर मतलब इसके बाद क्या हो, जैसे रेलगाड़ी हो गया मान ले, इसके बाद क्या हवाई परिवहन हो गया,
हवाई जहाज से कितनी सी टाइम में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में और जल्दी पहुंच जाते हैं। लोगों की काम मतलब क्या बोलते हैं, टाइम की बचत होती है। तो ये चीज़ आपको बताया पूरा इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरे पैराग्राफ में एक चीज बताई कि परिवहन का किस प्रकार विकास हुआ, प्राचीन काल से लेकर आज तक परिवहन का किस प्रकार से विकास हुआ है वो बताया है। इसके अलावा बताया कि बल्कि पशुपालन जो भी होता था, परिवहन में पशुओं का उपयोग होता था पहले भी, आज भी हो रहा है। उसका एग्जाम्पल दे दिया, दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज पर्वत में लामा का प्रयोग किया जाता है, तिब्बत में याक का प्रयोग किया जाता है, यही बताया बस। अब बात करते हैं परिवहन के। मेन की बात है कि परिवहन के 4 साधन होते हैं, सड़क, रेल, जल और वायु। ये मेन चीज है। इसके अलावा ये बॉक्स दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों, कि भारत में अनेक राष्ट्रीय और राजमार्ग हैं, ये बात आपको बता दी। और भारत में एक्सप्रेस जो वे होते हैं उनका निर्माण नवीनतम है, मतलब नए हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग, जैसे दिल्ली से, ये क्या है चतुर्भुज के जैसे, देख मान ले यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है इस स्थान पर, ठीक है। यहाँ मुंबई, यहाँ दिल्ली हो गया। इस स्थान पर क्या हो गया दोस्तों, चेन्नई हो गया। और अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये हो गया क्या बोलते हैं, कोलकाता। तो ये चतुर्भुज के जैसा बन गया। कहने का मतलब ये है, देखो ये बताया है, जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली मुंबई, जैसे दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता और फिर ये दिल्ली, मतलब ये ऐसे बन के आया, चतुर्भुज की जैसा बन गया। तो ये बताया आपको, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता से जोड़ता है, जिसे हम चतुर्भुजांग महामार्ग कहते हैं। सड़क परिवहन है, सड़क मार्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों सड़क। पहली बात कर लेते हैं हम यातायात की, जो भी साधन बताए परिवहन के साधनों की। तो पहले आपको एक चार्ट बना देता हूँ, आप देख लेना इसमें। परिवहन के साधन, परिवहन के साधन 3-4 होते हैं। ऐसे भी आपको भी लिखना है, ऐसे ही करके, तभी आपको चीज समझ में आएंगी। जैसे सड़क मार्ग, दूसरा बताना है रेल मार्ग, और तीसरा बताना है जल मार्ग, उसके बाद बताना है आपको वायु मार्ग। बस, अब ये चीज आपको बतानी है। अब बात कर रहे हैं हम सड़क मार्ग की। तो देखो अब 10 सड़क मार्ग की बात कर लेते हैं। सड़क मार्ग, पहली बात तो यह है कि कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जैसे कम दूरी में से गांवों में क्या होता है कि कम दूरी तय करनी होती है, तो इसके लिए सड़क मार्ग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और सड़कें क्या है, पक्की हो सकती है, कच्ची भी हो सकती है, दोनों प्रकार की सड़कें होती है, ये बात आपको पता है। इसके अलावा क्या होता है कि मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मैदानी क्षेत्र है वहां पर सड़कें ज़्यादा ही हैं। जैसे मरुस्थल, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर सड़कें बनी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। हिमालय पर्वत पर, जैसे एग्जाम्पल दिया हिमालय पर्वत पर, जैसे मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से एक है। ये भी चीज बता दिया, ऐसी बात नहीं है पहाड़ियों में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन बताया कि ज्यादातर समतल क्षेत्र में ज्यादा होता है इसका, बस ये बताया। भूमिगत सड़कों का प्रयोग भी होता है, जैसे भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। जैसे फ्लाईओवर हो गया, उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, ये बता दिया आपको। जैसे पक्की सड़क होगी, ये कच्ची सड़क होगी, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब इसमें एक और बॉक्स और दे रखा है, क्या आप जानते हैं, ये और बॉक्स फिर से काम का गया। जैसे एग्जाम इसमें दे रखा है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो होती है समुद्र तल से 4000 ऊपर ऊंचाई पर चलती है, जिसकी ऊंचाई बिंदु जो होता है समुद्र से 5072 किलोमीटर ऊंचा है। तो कहने का मतलब ये है, आपको यदि क्वेश्चन आ जाए कुछ करके, तो आपको ऐसे फैक्ट याद रखने। क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं प्रीलिम्स में, फैक्ट कहीं से भी आ सकते हैं। और ये तो एनसीईआरटी की बात है, एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी और पीसीएस जो भी है। तो ये क्या क्वेश्चन तो पूछते हैं, तो वो बॉक्सों से उठा लेते हैं आपसे, कोई कथन करके दे देंगे और आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई कहाँ से आया, और आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है। तो यही चीज़ बताया है यहाँ पे बस। ये तो सड़क परिवहन के बारे में बताया कि सड़क परिवहन के लिए 3-4 चीज़ बताई है। एक तो ये बताया है कि ये कम दूरी का यातायात साधन है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये मैदानी क्षेत्रों में इसका जाल बिछा हुआ है, ज़्यादा बिछा हुआ है। और इसके अलावा ये बात बता दी, ऐसी बात नहीं, मैदानी में पर्वतीय क्षेत्रों में भी है। उसका एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, मनाली लेह राजमार्ग।
इसके अलावा दे रखा है भूमिगत वाला, मनाई लेह मार्ग दे दिया। इसके अलावा भूमिगत सड़कों का जैसे एग्जाम्पल दे दिया, मान लो आपको ऐसे ध्यान रखना है, फिर ये बता दिया आपको पूरा। फिर ये बता दिया जाइनिंग लासा के भी चलने वाली समुद्र, क्या है कि ये समुद्र तल से सबसे ऊंची, समुद्र तल से सबसे ऊंचा बिंदु पर चलती है ये जो रेल मार्ग है। अब रेल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं, रेल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो रेल मार्ग के बारे में क्या पढ़ा है हमने कि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन भारी सामान ढोने के कार्य करता है। कहने का मतलब है तेज स्पीड से कम समय में, समय की बचत होती है, आवागमन आना और जाना, सामान और व्यक्तियों दोनों को ढोता है रेल मार्ग से, ये बता दिया। अब ये पूरे बता दिया किस प्रकार बास जो इंजन थे इस प्रकार मतलब धीरे धीरे फिर बदलते गए, बास से फिर कोयला, कोयले से फिर धीरे धीरे अब बिजली पर, पेट्रोल पर आ गए, फिर बिजली पर आ गए। अब क्या सुपर फास्ट रेलगाड़ी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ बताइए इसमें। और मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल ज़्यादा बिछा हुआ है, फैला हुआ है। उन और रीजन बताया, मतलब ऐसी बात नहीं है कि उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल के से दुर्गम पहाड़ियों में भी रेलगाड़ बनाना संभव हो गया आजकल। जैसे आप हिमालय वाले क्षेत्र में देखते हैं, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में देखते हैं हम, जैसे हम हिमाचल वाले क्षेत्र में देखते हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में देखते हैं, यहाँ पे भी अब रेलगाड़ी मतलब या रेल मार्ग बिछा दिया गया, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है कि यहाँ पे क्या जब रेल मार्ग बिछाते हैं या बनाते हैं तो उनमें क्या भूस्खलन जैसे हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इसमें क्या है भूकंप जैसे हो गया, मतलब हल्की सी घटनाएं जैसे हो गई, तो ये इनकी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम वहाँ पर रेल मार्ग बना रहे तो हम मशीनों का यूज करते हैं, फिर दूसरी बात हम पर्वतों को काटते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करते हैं बाद में। तो यही बताया बात, और ये बता दिया। और भारतीय रेल मार्गों की जाल जो है भली भांति विकसित हैं। आप बताइए, आपको एशिया के सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है उसके बारे में बताया, ये वाला है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा है, जो पश्चिमी रूस का कोई शहर है सेंट पीटर्सबर्ग और प्रशांत महासागर के तट के स्थित व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है। तो रूस का जो सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा क्या रेल मार्ग है रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग से और यहाँ व्लादिवोस्टोक तक है। तो कहने का मतलब आपसे ये पूछ ले फैक्ट करके कि इस विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, मतलब कुछ भी पूछ ले आपको, और वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए आपको जब आप पढ़ ही रहे हैं तो ये चीज़ पूछ लें आपकी। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो क्या है कि क्या है, ये सेंट पीटर्सबर्ग से और व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है, ये बता दिया। अब रेल मार्ग के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों जल मार्ग के बारे में। तो दोस्तों देखो, जल मार्ग के बारे में बात करते हैं तो ये पहले आपको बताता हूँ इसमें क्या पूरे पैराग्राफ में क्या दे रखा है, वो पहले बताता हूँ आपको। देखो जल मार्ग है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतर्देशीय, अंत अंत अंतर्देशीय जलमार्ग जो देश के अंदर हो। दूसरा बताया है इसमें क्या बोलते हैं, समुद्री जलमार्ग। ये तो क्या है अंतर्देशीय मतलब है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनका जो जलमार्ग है। जैसे ग्रेट लेक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा इसमें। इसके अलावा इसमें क्या है, जैसे सिंगापुर से हो गया, सिंगापुर, मुंबई, ये क्या है समुद्री जल है, जलमार्ग है। तो ये बताया इसमें बस जलमार्ग के इतने प्रकार के, फिर उसके बारे में पूरी ब्यौरा दे दिया इसमें। जैसे देख लो आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभ समय में परिवहन के लिए जलमार्गों का उपयोग कैसे किया जाता है, अधिक दूरी पर भारी सामान को कम लागत में पहुंचाना, ढोना, उसका उपयोग किया जाता है जलमार्ग का। इसमें क्या है कि पहली बात तो यह है कि ऊर्जा की बचत होती है, अधिक खर्च नहीं हो पाता, और भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब टाइम ज़्यादा लगता था, बल्कि मतलब कम लागत पहुंच जाता था। दो प्रकार बताती है, अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग, ये मैंने आपको बताए थे। इसमें बता दिया कि नाव्य नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है, और कुछ महत्वपूर्ण जलमार्ग बता, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में, और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी। ये अंदर देश के अंदर ही व्यापार कर रहे हैं, देश के अंदर ही जलमार्ग है, ये बताया इसमें।
देश के अंदर के जल मार्ग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बताया कि समुद्री और महासागरीय जो मार्गों का उपयोग होता है वो सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश के लिए पहुंचाना होता है। ये बात ध्यान रखना, समुद्री या महासागरीय जो भी मार्ग होते हैं उनका उपयोग क्या करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं, व्यापारिक घटनाओं के लिए करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि एशिया में सिंगापुर हो गया और एवं मुंबई हो गया, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स हो गया, दक्षिणी अफ्रीका में रियो डी जेनेरो हो गया, और अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन हो गया, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो गया, यूरोप में लंदन हो गया। तो यही बता दिया आपको कि जो समुद्री जल मार्ग है और महासागरीय मार्ग है इनसे क्या देश में व्यापार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जैसे इंडिया में हो गया मुंबई, सिंगापुर हो गया एशिया, मतलब एशिया महाद्वीप में सिंगापुर हो गया। ऐसे ही महाद्वीपों के बारे में, महाद्वीपों पूरे एग्जाम्पल देखें, उत्तरी अमेरिका में जैसे न्यूयॉर्क हो गया, और दक्षिण अमेरिका में जैसे रियो डी जेनेरो हो गया, अफ्रीका में डरबन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो गया, यूरोप में लंदन हो गया। ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको बस। अब बात करते हैं दोस्तों वायुमार्ग की। अब वायुमार्ग की बात करते हैं दोस्तों, तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह जो परिवहन है सबसे तीव्र गति मार्ग में है, मतलब कहने का मतलब सबसे तेज बढ़ा था। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा है। एक चीज ध्यान रखना कि क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसको क्या अंडरलाइन करके फिर आपको मनन करना है किस प्रकार कैसे महंगा है। तो देखो वायु मार्ग हम जो देखते हैं तो वायु क्या है, महंगा पड़ता है, ये चीज़ बता दी। वायु मार्ग खराब मौसम में जैसे कोहरे तूफान को कुप्रभावित करता है, कुप्रभावित इनसे भी प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम स्थान पर, जहाँ पर रेल सड़क और जल मार्ग ये जो किस भी प्रकार का वो नहीं हो पाता, वहाँ पे जल वायु मार्ग का यूज होता है। हेलीकॉप्टर जैसे, हेलीकॉप्टर जो होते हैं एकदम अगम्य स्थानों पर संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, लोगों को बचाने के लिए, जैसे भोजन, जल, कपड़े, दवाइयों को बांटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। जैसे मान लो बाढ़ आई थी केरल में, तो केरल में बाढ़ आई थी तो दोस्तों उस टाइम क्या जलमार्ग का तहस नहस हो गया, और जलमार्ग तहस नहस हो गया, सॉरी जलमार्ग नहीं, सड़क मार्ग जो था वो तहस नहस हो गया। इसके अलावा रेलगाड़ियां वो भी तहस नहस हो गई, क्योंकि बाढ़ आई थी तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, कुछ भी नहीं हो, पानी पानी हो गया। तो उस टाइम क्या हेलीकॉप्टर जैसी, उन्होंने हेलीकॉप्टर से क्या है मतलब हमारे देश में क्या करी थी, हेलीकॉप्टर से वो सेवाएं दी, भोजन पहुंचाया, लोगों को वहां से बचाया गया। जो आपदा प्रबंधन की बात करते हैं हम, तो वो ऐसे करते हैं, कैसे कि हम अलग से क्या है कि हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाते हैं, उनके लिए टीम होती है, जो इंडिया में भी है, ऐसी बात नहीं है। तो बात क्या है, मैंने आपको बता क्या रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ कि वायु मार्ग क्या महत्व है। तो वायु मार्ग वहाँ प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर है दुर्गम स्थानों पर। और दूसरी बात है, आजकल क्या वायु मार्ग का विस्तार हो चुका है, तो आजकल क्या है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में और जल्दी पहुंचने के प्रयास करते हैं, लोगों को टाइम की बचत होती है। इसके अलावा आपदाओं में तो काम आता ही है, सीधी सी बात। जैसे बाढ़ आ गई तो वहाँ पर आपको जो वो बचाने का काम करते हैं, वहाँ पर खाना पहुँचाएंगे आपको। तो यही चीज़ बताई है इसमें और ये बता दिया आपको। अब बात करते हैं दोस्तों संचार, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रहा है। इस टाइम कहने का मतलब जो टेक्नोलॉजी की जो दुनिया आई है इसमें सबसे ज़्यादा गति चल रहा है। तो संचार क्या होता है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है, वही चीज़ मैंने आपको बताई। जैसे मोबाइल है, मोबाइल से हम बात करते हैं तो एक स्थान से हमारी बात जाती है दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तो यही चीज़ है। अब तकनीकी विकास के साथ मानव क्या संचार की नई तीव्र साधनों का उपयोग कर रहा है। आजकल क्या है, जैसे हम बात करते हैं, हम पहले क्या करते थे, हम लैंडलाइन फ़ोन होते थे उससे बात करते थे, उनसे खर्च भी ज़्यादा होता और मतलब हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होता। आजकल क्या है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, सीधा आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आपको एहसास ही नहीं हो पाएगा कि कैसे हम मतलब सामने सामने है, ऐसे लगेगा आपको। तो वही चीज़ बताया है कि संचार अभी क्या है, टेक्नोलॉजी के जैसे 5G आ चुका है, अब 6G आएगा, तो ये अब क्रांति मतलब ये संचार की जो टेक्नोलॉजी चल रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वही चीज़ बताइए, संचार के क्षेत्र में विश्व का सूचना क्रांति आई है, इसके विकास से सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार का उपयोग, साधन का उपयोग किया जा रहा है। आजकल क्या ऑनलाइन, जैसे आपको, जैसे मान लो आप यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहे हो, जैसे आप मान लो हमने ये वीडियो बनाई यूट्यूब पे डाल रहे हैं आपको हमारे चैनल पे, तो आप देख रहे हैं
और आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब सामने पढ़ रहे हैं आप। तो वही चीज़ बताइए, संचार का उपयोग एक क्षेत्र में नहीं, शिक्षा में किया जाता है, मनोरंजन किया जाता है, और इसके अलावा समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजनों के द्वारा बड़ी बड़ी संख्या में लोगों को संचार प्रदान किया जाता है। इससे क्या है, आपको जनसंपर्क के माध्यम कहलाता है, जनसंपर्क का माध्यम बनाता है। जैसे मान लो आप सैटेलाइट की बात करते हैं तो उसमें संचार की तरफता आई है, सैटेलाइट से संचार की तरफता आई है। तेल की खोज होगी, वनों का सर्वेक्षण हो गया, भूमिगत जल हो गया। अब क्या, संचार के माध्यम से हम सैटेलाइट से हम सब चीज़ देख सकते हैं। आप अंतरिक्ष में मतलब कोई चीज़ सैटेलाइट लगे हुए हैं तो उससे हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे भूमिगत क्या बोलते हैं, वनों का सर्वेक्षण इसी क्या दर्शा किया जाता है। इसके अलावा जमीन की जो नापते हैं हम लोग, जैसे हम बात करते हैं स्वामित्व योजना की, तो उससे अब ऊपर संचार से मतलब उसके माध्यम से करते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये चीज़ आपको बता दी है, आपको पढ़ लेना नॉर्मल। इसके अलावा मौसम की पूर्व जो आपदा पूर्व चेतावनी दी जाती है, भूकंप कहाँ आने हैं। इसके अलावा जैसे आपने समुद्र तटीय क्षेत्रों पर जो राज्य बसे हुए हैं वहाँ पर क्या मछुआरों को पहले चेतावनी की जाती है कि बाढ़ का क्षेत्र है वहाँ, क्योंकि बाढ़ का नहीं सुनामी कब आ जाती है पता नहीं चलता। तो इसलिए क्या है कि आजकल संसार की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी इस प्रकार बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, सेल्यूलर फोन के बेतौर टेलीफोनिक संचार अत्यधिक महत्वपूर्ण लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से संचार की परस्पर समीपता आ गई है। ऐसा लग नहीं रहा कि आप कहाँ पे, जैसे आप यहाँ अमेरिका में बात कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये पूरी चीज़ बता दी। फिर ऑनलाइन जैसे भी चल रहा है, ऑनलाइन हम ई रुपये की बात कर रहे हैं, मान लो अभी हम एग्जाम्पल देते हैं लेटेस्ट संचार का। देखो अब ई रुपये की बात करते हैं, ई रुपया। अब ई रुपये की बात करते हैं। पहले हमारे पास नकदी होती थी, 1-2 रुपये के नोट होते थे, हमारे नकदी होती थी, हमको एक स्टोर करने की जरूरत होती थी, उनको सुरक्षित रखने की जरूरत होती। बैंकों में ज़्यादा वो ढांचागत परिवर्तन नहीं था। आजकल क्या हम बात करते हैं, फोन पे की बात करते हैं। बंदा जाएगा, स्कैन करेगा और सीधा उसके ट्रांसफर पहुंच जाएगा, उसके खाते में, दूसरे बंदे के खाते में पहुंच जाएगा। दुकानदार से हम कोई चीज़ खरीद लें, उनसे हमने खरीदी, हमने स्कैन किया और उसके खाते में पहुंच गए सीधे पैसे। पहले क्या है, हमको पैसे ले जाने पड़ते थे, फिर नकदी की प्रॉब्लम आती थी, नकदी नहीं हो पाती थी इतनी ज़्यादा। वही चीज़ बताइए। तो ये संचार का ही काम है, ये टेक्नोलॉजी का ही काम है, संचार की वजह से हमें इतने आगे पहुँचे आज, यही बताया दोस्तों। और दोस्तों अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, और ये आपको पढ़ लेना थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं, ये पूरा पढ़ लेना है। ये क्या है दोस्तों, विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन दे रखे हैं, यहाँ आपको देख लेना है दोस्तों नॉर्मल, क्योंकि ज़रूरी है ये भी। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में चीज़ आई होंगी। और इसमें कुछ नहीं था, बस्तियों के बारे में दे रखा था, फिर परिवहन के साधन के बारे में दे रखा है, और यही चैप्टर का नाम भी है, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।